नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशिक। आपका स्वागत करता हूं हमारे अद्वैता की इस नई मुहिम में पॉडकास्ट इकोस ऑफ अर्थ के साथ। आज हमारे साथ सर हैं, सैंडी खांडा सर जी हैं, जो कि जीपीएफ ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो आज हम इन सर से मिलवाना चाहते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सबसे पहले तो कौशिक, आप लोगों की जो मेहनत है वो देखकर मुझे अपने स्ट्रगल के दिन याद आते हैं, क्योंकि आप जी सर। लोग बीइंग इन एनवायरनमेंट सोसाइटी जो काम कर रहे हो, तो जी सर। स्पेसिफिकली अमन जो मेहनत कर रहा है आप लोगों के पीछे, और बिल्कुल, आप लोग अभी यूट्यूब के जरिए भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास होने के बाद भी वो ऐसे हुँ, इनिशिएटिव हुँ। नहीं ले पाते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपकी अद्विका सोसाइटी को, थैंक यू और सर। आपके जो अध्यक्ष हैं अमन जी उनको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, लेट्स स्टार्ट। सर, पहले तो हम आपके फाउंडेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका फाउंडेशन है क्या? और जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो मुझे इसके नाम को थोड़ा लेकर वो लगा, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन बड़ा ही यूनिक नाम है। तो बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस नाम के पीछे क्या है और क्या करती है आपकी ये फाउंडेशन? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, हुँ। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, आप हरी पेंसिल बनाते हो क्या, ऐसे हुँ, हुँ। पूछते थे। हाँ, हाँ। आप पेंसिल बनाते हो क्या, पेंसिल में डील करते हो क्या आप। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सब सवाल भी लोगों के जहन में या मन में रहे। लेकिन ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, जैसा कि नाम से ही डिनोट हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन मीन्स हम लोग एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और पेंसिल मतलब एजुकेशनल अप्रोच के साथ, जो लेंस है हमारा यूथ सेंट्रिक है और एजुकेशनल अप्रोच के साथ, बिल्कुल। जिसमें हमने ज्यादातर हमारे जो कैंपेन्स है या इनिशिएटिव हैं वो हमने एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू ही शुरू करे। बाद में हमने एक्शन पार्ट और एडवोकेसी को जोड़ा उसमें। बिल्कुल। जैसे कि क्लाइमेट के ऊपर हमारी एजुकेशनल वर्कशॉप या अवेयरनेस वर्कशॉप्स ही होती थी स्कूल में। हुँ, हुँ, हुँ। बाद में हमने एडवोकेसी को भी जोड़ा, उसमें मीडिया के थ्रू हमने एडवोकेसी का भी एक रास्ता चुना, ओके। जिसमें हम लोगों को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सेंसिटाइज कर सकें ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए जो कि पर्यावरण के हित में हो। ओके। उसके बाद हमने एक्शन पार्ट भी जोड़ा, उसमें रिस्टोरेशन हो गया, रिवाइल्डिंग हो गया, उसमें हमारा पौधारोपण हो गया, हुँ, हुँ। हमारी वाटर बॉडीज क्लीननेस ड्राइव्स हो गई, तो वो हुँ। एक्शन पार्ट बना। तो बिल्कुल। एक 360 डिग्री जो अप्रोच होती है, हुँ। यानी कि हम लोग शुरू हुए थे एजुकेशन से, हुँ, हुँ, हुँ। और फिर एजुकेशन से हम लोग अवेयरनेस पे आए, फिर हम एडवोकेसी पे आए, और बिल्कुल। फिर हम वो आते आते एक्शन के ऊपर हम लोग आ गए। हाँ, मतलब कुछ कुल मिलाकर एजुकेशन से अवेयरनेस तक की ये जर्नी है। सर, ये आइडिया कब आया स्टार्ट करने का? ये स्टार्टिंग में आप कब ऐसा लगा कि हाँ, ये करना चाहिए जीपीएफ को? आइडिया बिल्कुल एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं आया, ये काफी सालों की जर्नी है। जब ये आइडिएशन हुआ कि मुझे एक संस्था बनानी चाहिए। हुँ, हुँ। मैं हरियाणा के छोटे से गांव से आता हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड मेरी फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, बिल्कुल। और स्कूलिंग के साथ साथ मैंने खेती करी है। अच्छा। तो मैं बहुत अ, काफी क्लोजली जुड़ा रहा हूँ प्रकृति से, बिकॉज हुँ। फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो खेती आप कल्टीवेशन जब करते हो, फार्मिंग जब करते हो, तो आप पानी के साथ भी बहुत क्लोज होते हो, बिल्कुल बिकॉज सर। जरूरत पड़ती है खेती में। एब्सोल्यूट। प्रकृति के साथ भी बहुत आप जुड़े रहते हो, बिकॉज बागवानी भी बहुत पार्ट रहा है हमारी बिल्कुल। संस्कृति का भी और हमारे एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल का। हुँ, हुँ। तो वो सारी चीजें मैंने करीब से जी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं काम करूंगा इसके ऊपर। बिल्कुल। और जेंडर के जैसे इश्यूज भी बहुत देखे हरियाणा में मैंने अपने टाइम में, बचपन में। हुँ, हुँ। तो सोचा था कि काम करूंगा, पर मिडिल क्लास फैमिली से आना, फार्मिंग बैकग्राउंड से आना, तो वो बिल्कुल। करेज नहीं था, मतलब रिस्क लेने का। या। तो फिर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब कर रहा था, दिल्ली एनसीआर में था उस वक्त, एक अच्छा। ट्रेजेडी होती है मेरे साथ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ओह! ऑलमोस्ट एक साल मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में गुजारता हूँ। ओह! तो वो ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस था, वहां से मुझे करेज मिला। ओके। प्रेरणा मुझे बचपन से ही मिली, जब मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का जो वो लाइफस्टाइल था वो जी रहा था अपनी फैमिली के अंदर। हुँ, हुँ। बट करेज नहीं था, करेज मुझे दिया वो नियर डेथ डेथ एक्सपीरियंस ने। सो दोनों चीजों का जब मिलन हुआ, हुँ, दोनों हुँ। चीजें जब जुड़ गई, जब वो करेज मिला, तब मैंने फिर संस्था की शुरुआत करी कॉलेज के दिनों में ही, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की।
बिल्कुल। एज ए कम्युनिटी शुरू करी थी, कभी सोचा नहीं था कि ये बाद में जाके फॉर्मल संस्था बन जाएगी, एनजीओ बन जाएगा या लोग जुड़ेंगे। पर धीरे धीरे इससे लोग जुड़ते गए, हमने इसको फॉर्मली रजिस्टर किया और एज ए लीगल एंटिटी हमने काम करना शुरू किया 2019 में। बिल्कुल सर, काफ़ी मोटिवेशनल है। सर अगला मेरा ये है सवाल कि आपने एनवायरनमेंट का ही रास्ता क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जैसा कि अभी चल रहे हैं, तो एनवायरनमेंट ही क्यों? एनवायरनमेंट का मुद्दा चूज करने का मेन जो एक है, क्योंकि मुझे जो बचपन से ही जो मैंने देखा था जिस तरीके से पर्यावरण डिग्रेड हो रहा था हमारे आसपास, जब हम खेती भी कर रहे थे तो बहुत ज्यादा हैविली तरीके से इम्पोज किया जा रहा था कि फर्टिलाइजर्स यूज करो, पेस्टिसाइड्स यूज करो, ये करो वो करो। तो लोगों में उतनी समझ नहीं थी एग्रीकल्चर को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। बिल्कुल। जैसा उनको बोला गया वैसे ही वो लोग करते थे। इवन अभी भी आप देखते हैं ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में, अगर आप जाते हैं हरियाणा में, पंजाब में, बहुत मास लेवल पे हमारा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। अब जिसकी वजह से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ही रिपोर्ट थी अभी 2-3 साल पहले, जो उन्होंने अलग अलग हरियाणा और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से वाटर के सैंपल्स लिए थे, जिनमें जो वाटर की जो 10 जो क्वांटिटी होती है, जब हम मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसमें यूरेनियम एक होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो यूरेनियम की जो क्वांटिटी है 10 पार्ट पर बिलियन होनी चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। बट हरियाणा के 16 और पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्ट में वो उससे कहीं ज्यादा एक्सीड कर गई, और जिसकी वजह से कैंसर के केसेस में भी राइज होना शुरू हुआ। अराउंड 7.45% कैंसर के केसेस राइज हुए अकेले हरियाणा में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ट्रिगरिंग हमारे लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जब हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसका अगर हम हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखें इम्पैक्ट, मान लो कि ये जमीन है, जमीन में हमने यूरिया डाला या अलग अलग फर्टिलाइजर्स डाले, उसी जमीन को जब हम इरिगेट करते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो जब हम इरिगेट करते हैं उसी लैंड में, वो पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुलने के बाद वो पानी कहाँ जाता है? सर्टेन वाटर, बिकॉज जब हम ठहरता है वो पानी उसी लैंड में, तो वो क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और वही पानी गांव में हम रूरल एरियाज में जाते हैं पंप करके पीते हैं लोग। वाटर प्योरीफायर्स नहीं है बहुत बड़े स्केल पे, तो वो डायरेक्टली उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। जो अभी मैंने कैंसर का एक एग्जांपल दिया, लीवर से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही, तो ये सारी चीजें मैंने करीब से देखी। तो ये प्रेरणा थी पर साहस नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, बिकॉज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हो, आपका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है कि आप इस क्षेत्र में आ सको, एक्सपर्टीज नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। पर समय के साथ वो चैलेंजेस ओवरकम हुए, क्योंकि जब पैशन मिलता है आपका, आपके पैशन, जब आपका दिन रात की मेहनत और मोटिवेशन एक साथ जब मिलते हैं, और इंटेंशन जब आपकी सही होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं आपकी दशा एंड दिशा दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से आपकी प्लान्ड हो, तो जरूर जो चीजें आप चाहते हो वो आपको मिलती हैं। तो वो मेरी लाइफ में भी एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग करना, सोशल वर्क में आना, ये अपने आप में एक जोक है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आप सोशल वर्क में आए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते होते हुए आपने इंजीनियरिंग की, वो अपने आप में एक जोक है। तो आप एग्रीकल्चर में क्यों नहीं गए? तो अपने आप में जब पैशन और डायरेक्शन और इंटेंशन जो होते हैं, तीनों चीजें जब मिलती हैं, तो डेफिनेटली आपने क्या पढ़ाई की है, क्या टेक्निकलिटीज है आपके पास, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपका इंटेंशन होता है, आप उसके ऊपर अगर काम करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो चीजें सीख भी पाते हो और कर भी पाते हो। एब्सोल्युटली सर। मैं आगे है सर, अपनी सर जो टीम है आपकी जो हाँ। काम करती है, उसके बारे में हमें बताएं कि क्या रोल है और कैसी टीम वर्क करती है आपकी? इनिशियली हमने जब बहुत बेबी ऑर्गेनाइजेशन थे हम कॉलेज में, फंड नहीं होते थे, जैसे हम लोग भी क्लब की तरह काम करते थे, तो वॉलंटियर ड्रिवन एक्टिविटीज हमने शुरू करी थी। उसके बाद हमने मास मोबिलाइजेशन शुरू किया पूरे पैन इंडिया, तो उसके बाद हमने वॉलंटियर ड्रिवन इनिशिएटिव भी शुरू करे अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें ज्यादातर यूथ ही थे हमारे साथ, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में। तो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम थे, पीरियड्स ऑफ प्राइड था हमारा सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, तो उसमें भी हमने सस्टेनेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के अंदर, क्योंकि बहुत सारा मेंस्ट्रुअल वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। अगर आपका रिमोट लोकेशन पे गाँव है, अगर आप सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद क्या होगा?
या तो ये फेंका तो जाएगा, हाँ, आपका लैंडफिल में जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा, खेत में जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है वहां नहीं पे। है बिल्कुल। क्योंकि वहां पे इंडिया में आज भी देखेंगे हम, इवन मेट्रो सिटीज में बहुत सारा वेस्ट हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस लेवल पे हम लोग विकसित नहीं है नहीं है अभी। अभी बिल्कुल। विकसित नेशन बनने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, बढ़ हुँ, रहे हैं, लेकिन उसके भी अपने एक चैलेंज है। हुँ, क्योंकि हुँ, एक हम कुछ अचीव करते हैं ना, उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं हमारे साथ, हुँ, हुँ, जो हमें ओवरकम करने के लिए फिर से काम करना पड़ेगा। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हमारे साथ अलग अलग समस्याएं भी जन्म ले रही हैं, जैसे कि हवा प्रदूषित हो रही है, पानी का एक समस्या हमारे सामने है, हुँ, हुँ, हमारे सामने फूड का हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हुँ, क्योंकि हुँ, लैंड हमारी घट रही है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, और हुँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल। और प्रोडक्शन फूड का ज्यादा चाहिए हुँ, क्योंकि कंजप्शन ज्यादा है पॉपुलेशन बढ़ने से। बिल्कुल। तो विकसित होने के भी अपने फायदे नुकसान हो रहे हैं, हुँ, हुँ, जो अपने चैलेंज है। और उम्मीद है कि हम लोग पॉलिसीज के थ्रू, गुड गवर्नेंस के थ्रू, यूथ सेंट्रिक अप्रोच के थ्रू, यूथ बिल्कुल, लीडरशिप के थ्रू इन सब समस्याओं को भी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग डेफिनेटली हम लोग सोल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सर जैसा कि पर्यावरण से लेकर के वीमेन एम्पावर्ड तक आपने काम किया है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है सर। सर अगर कोई आपके फाउंडेशन का अगर कोई पार्ट बनना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है या इंडिविजुअली या कि एज़ क्लब? या टीम का पार्ट हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर रहे थे, जैसा मैंने बताया हाँ, यूथ सेंट्रिक। उसके या बाद हम 3 को फाउंडर हैं, तीनों अलग अलग स्टेट से आते हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, एक ओके, हमारे को फाउंडर बिहार से हैं, एक हमारी को फाउंडर महाराष्ट्र से हैं। ओके। तो ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन हम हमारा प्रायोरिटी एक है, हुँ, हुँ, कि नेपोटिज्म फ्री कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं हुँ, उनमें, और हमें यूनिक क्या है? हुँ, हुँ, हमें यूनिक यही है कि हम तीनों में एक दूसरे का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं थे, सेम कॉलेज से नहीं है हम तीनों, हुँ, हुँ, बट एक डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है, और एक अपॉर्चुनिटीज है कि हमारे एनजीओज में कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल। तो इंक्लूजन हमने बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, और हुँ, डाइवर्सिटी दूसरा। हुँ, हुँ, तो बिकॉज हमारे देश में हम देखते हैं अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग जियोग्राफी में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खाना है, और बिल्कुल। अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हैं। हुँ, बिहार हुँ, की प्रॉब्लम हो सकता है क्लीन एयर ना हो, ना जो हो, दिल्ली और हरियाणा की हो। बिल्कुल। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टीम फॉर्मेशन है। और अब तो हम कुछ कुछ पेड भी अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, जैसे कि आकाश महतो है, एज ए स्टूडेंट जुड़ा था, हुँ, अब हुँ, पेड एम्प्लॉयज हैं हमारे साथ। ओके। तो जर्नी अपने आप में ट्रांसफॉर्मिंग है कि हम लोग लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट भी दे पा रहे हैं, हुँ, बट ज्यादातर हम लोग इन हाउस हायरिंग में बिलीव करते हैं, ओके। और उन लोगों को ही हायर करना प्रायोरिटाइज करते हैं जो हमारी टीम में वॉलंटियर ड्रिवन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। हुँ, क्योंकि वहां से हम उनका पैशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिल्कुल, कि हम इनके अंदर पैशन है एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर। एक जॉब ना लेकर देखें, ना लेकर ये ना समझे कि एक नौकरी है हमारे नौकरी लिए। वो या पैशन होगा तो वो शायद कभी भी काम कर सकते हैं, कर कुछ भी देंगे, काम कर सकते हैं, और हटकर भी एब्सोल्युटली, काम कर सकते हैं, एक आपका जॉब रोल्स डेफिनेशन से हटकर भी। बिल्कुल, तो वो एक चीज है। दूसरा आप सवाल अभी कर रहे थे, तो एंगेजमेंट के लिए जैसे हम एंगेजमेंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि लोग हमसे जुड़े। जब हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि लोग उसके बारे में जानें। तो इसके लिए फ्यूचर में क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आप लाना चाहोगे एंगेजमेंट के लिए बेसिकली? इंगेजमेंट के लिए यार, हम सारे जितने हमारे इनिशिएटिव्स हैं, हम पहला जो टॉप नॉच प्रायोरिटी रखते हैं वो इम्पैक्ट रखते हैं। हुँ, हुँ, जैसा कि हम इको फ्रेंडली लाइब्रेरी बनाई है अभी 4 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, हुँ, हुँ, तो उसका हमारा जो टॉप प्रायोरिटी था इम्पैक्ट लाना। हुँ, हुँ, इंगेजमेंट हम बहुत सेकेंडरी पे रखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, अभी भी आज तक इतने साल हो गए एनजीओ को, हुँ, हुँ, कभी भी हमने पेड एडवर्टाइजमेंट या एड नहीं चलाए हैं सोशल मीडिया पे या बाकी जगह पे। ओके, और जबकि बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं, सबके अपने अपने वो हो सकते हैं, अपने अपने रास्ते हो सकते हैं। हुँ, हुँ, इंगेजमेंट अपने आप ही आ रहा है अभी तक, जो मुझे लगता है। हुँ, हुँ, कभी हमने ऐसा इंगेजमेंट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं बनाई। इवन हमारी सोशल मीडिया टीम है, हुँ, हुँ, इंस्टाग्राम को वो अपने ग्रिड के हिसाब से वो लोग मैनेज करते हैं, वहां से भी ट्रैफिक आता है हमारे पास।
उसके अलावा यूथ सेंट्रिक अप्रोच है, बहुत सारे कॉलेजेस के, सोसाइटीज के युवा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सोसाइटीज के साथ मिलकर हम काम करते हैं। बिल्कुल। अभी टास्कस के साथ हमने ग्रीन वॉल बनाया है गुड़गांव के अंदर। ओके। सो आई थिंक ऐसा पहला इनिशिएटिव है इस रीजन का, ग्रीन वॉल जो हम लोग बना रहे हैं ग्रेट। CSR सपोर्ट की हेल्प से, ओके। जिसमें अराउंड 43 डेलीगेट्स आए थे US से पार्टिसिपेट करने भी। वाह। तो इंगेजमेंट हमारा मुझे लगता है कि अपने आप हो रहा है, और हमारे साथ वॉलेंटियर तो बहुत लोग जुड़ते ही हैं और जुड़ते जाएंगे। मुझे लगता है युवा लोग आते रहेंगे, कॉलेज में जुड़ते रहेंगे और अलग अलग हमारी एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। साथ साथ हमारे एम्प्लॉयज भी बढ़ते रहेंगे, और ऐसे युवा लोग जो पैशनेट ड्रिवन हैं वो लोग आकर काम करेंगे हमारे साथ। और एम्प्लॉय तो नहीं बोलेंगे हम, हिस्सा बोलेंगे हमारे परिवार का, क्योंकि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं जैसे हायरार्की या ऐसी पॉलिसीज होती हैं ज्यादातर संस्थाओं में। तो काम भी दिल से जब करते हैं, पैशन ड्रिवन होते हैं लोग, तो इम्पैक्ट भी अपने आप में बहुत ज्यादा आता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ओके। आपने पहले भी बताया था कि आपके जो लोग हैं वो एज अ जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं आते, वो एक्चुअली में उनका आप ही की तरह कुछ सोचना है, बदलाव लाने के लिए है सोसाइटी में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ऐसा क्या वास्तव में लोग आते हैं आपके पास, आपकी टीम में हैं जो आप ही की तरह सोच रखते हैं इन्वायरमेंट के लिए? डेफिनेटली ऐसे लोग हैं, क्यों नहीं। हाँ, आकाश महतो की स्टोरी मैं काफी जगह बताता हूँ। झारखंड के छोटे से गांव का लड़का है, और कोविड में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, मोबाइल स्कूल। सरकारी स्कूल के बच्चों के सामने एक चैलेंज था, स्पेसिफिकली कोविड-19 में। अच्छा। प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं टच में थे पढ़ाई के, बट हमने कोलैब किया जवाहर नवोदय विद्यालय एसोसिएशन के साथ। तो जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, हमने डिसाइड किया कि उनके बच्चों को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देंगे, जिसमें टीचर्स और जो हमारे फैकल्टीज हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। प्लेटफॉर्म हम लोग डिसाइड करेंगे, मैनेज हम करेंगे पूरा उसको एंड टू एंड। सो हमने मिकावानी एक इंस्टीट्यूट है गुजरात में, उनके साथ साइन अप किया। तो उन लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने सेपरेट अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप बनाए, फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। ऐसे झारखंड के भी ग्रुप बने थे। तो हमें एक लड़का मिलता है, ये आकाश महतो, एज ए स्टूडेंट। तो एज ए स्टूडेंट जुड़ा ये हमारे साथ। उसके बाद जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ, इसने वॉलंटियरिंग करना शुरू किया झारखंड में ही, प्लांटेशन ड्राइव्स में, डिफरेंट अलग अलग जो हमारे इनिशिएटिव है उनमें उसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मतलब वो झारखंड में ही थे? झारखंड में ही थे। हाँ। उसके बाद फिर उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, ज्योग्राफी में वो आते हैं। सपना था IAS बनने का, और फिर यहाँ आकर फिर फुल टाइम जब क्लोजली काम करते हैं हमारे साथ स्लम टू स्कूल इनिशिएटिव में, तो फिर उनका जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वो सोशल वर्क में अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। और उसके बाद फिर मास्टर्स में उनका एडमिशन होता है फुल स्कॉलरशिप पे आजिम प्रेमजी में। फिर उन्होंने ज्योग्राफी से स्विच कर अर्ली चाइल्डहुड में अपना मास्टर्स किया एम एजुकेशन, और अभी फुल टाइम संस्था के साथ काम कर रहे हैं हमारे क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को लेकर। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब अपने आप में हमने नर्चर किया है किसी यूथ लीडर को, बिल्कुल, तो उस पे हमें गर्व होता है। अगर मैं भी डायरेक्टली लिंक्डइन से 10 इंटरव्यूज लेके किसी को हायर कर लूं, तो मेरे एम्प्लॉय में और बाकी संस्थाओं में जो एम्प्लॉयज हैं उनमें अंतर कोई नहीं होगा। बट जो मेरे साथ आकाश की एक कहानी है, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एक परिवार का हिस्सा है, और वो कहीं ना कहीं अलग बनाता है हमारे कल्चर को, हमारी हायरार्की को, और हमारे जो हम लोग नर्चर कर रहे हैं यंग लीडर्स, तो अपने आप में दर्शाता है, दिखाता है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारे यंग लीडर्स छिपे हुए हैं। कोई झारखंड के कोने में है, कोई बिहार के कोने में है, कोई राजस्थान के कोने में है। बिल्कुल, बस जरूरत है कि हम उनको कैसे ढूंढ के लाएं और कैसे नर्चर करें। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे नर्चर करके लोगों को लेके आएं, और वो एक जैसे बाकी संस्थाएं या बाकी इंस्टीट्यूशंस करते हैं कि हम लोग लिंक्डइन से हायर करें, सोर्स करें, तो उस बैरियर को हम लोग ब्रेक करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसे हमारे देश को, हमारे कॉलेजेस को ऐसे आकाश महतो की वास्तविक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत।
आपने कहा कि आपने अभी स्लम टू स्कूल करके कुछ बोला, क्या है कुछ स्लम टू स्कूल इनिशिएटिव क्या है? स्लम टू स्कूल इनिशिएटिव हमने डिफरेंट स्टेट्स में स्लम एरियाज में शुरू किया हुआ एक प्रयास है, जो कि जिसके अंदर हम स्लम जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा देने का काम करते हैं। ओके। और उनमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग इनिशियल बेस लाइन पे या बेसिक्स लेवल पे उनको हम इस तरीके से ग्रूम करें कि हम उनको स्कूल में एनरोल करा पाए। ओके। सो इसका नाम भी इसलिए रखा गया स्लम टू स्कूल, यानी कि इस इनिशिएटिव के थ्रू हम एक रास्ता और एक डायरेक्शन तय करते हैं उन स्लम बच्चों के लिए, जिनसे हम उनको स्लम से निकालकर स्कूल तक पहुंचा पाए। पर उनके लिए हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्लम एरिया में ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स डेली वेजर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो उनमें से ज्यादातर लोगों का जो लाइवलीहुड है वो डे बेसिस पे जो अर्निंग्स होती है उन पे डिपेंड करता है। वो कूड़ा बीन के लेके आते हैं, उससे जो इनकम होती है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है उनका डे टू डे लाइफ के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो लाइवलीहुड होता है उसके अंदर। तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग है, उनको कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग है। कन्विंस हो भी जाए तो उनका रिहैबिलिटेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति इस तरीके से बदल चुकी है कि वो लोग सड़क पे जाके कुछ पेन बेच रहे हैं, वो लोग कचरा इकट्ठा करके बेच रहे हैं, उससे कुछ पैसे जुटा रहे हैं। तो उसमें ही वो अपनी जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, उनको लगता है कि यही है जीवन, जो भी है वो करते हुए मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी होगा सोसाइटी को। मान ले उनमें से ही कुछ लोग बड़े होकर आगे ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, तो कहीं वो चोरी करेंगे, कहीं पे वो चेन स्नैचिंग करेंगे, कहीं पे वो किसी का मर्डर करेंगे, किसी का रेप करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, सोसाइटीज में जो वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो वो वैल्यूज को लेकर अगर हम देखें उस चीज को, तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। बिल्कुल। और वो नुकसान होने से भी बचेगा ऐसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से। बिल्कुल। तो स्लम से निकालकर उनको इकोनॉमिक लेंस से अगर हम देखें, सिर्फ उनको पढ़ाकर रोजगार देना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा के हमारी सोसाइटी में एक मायने बना दिए गए हैं। बिल्कुल। कि शिक्षा मतलब एजुकेशन मतलब पैकेज नौकरी। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा के मायने बहुत सारे हैं। अपने आप में एक अच्छा नागरिक बनना, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनना, और एक देश को और देश के विकास को एक दिशा और दशा देना। वो जरूरी नहीं कि नौकरी करके ही दी जाए, है ना। अपने आप में जब वो जिम्मेदार नागरिक होंगे तो ये सब जो घटनाओं की मैंने बात करी, वो घटनाएं होने से बचेंगी। और उन घटनाओं का शिकार कोई भी हो सकता है, पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम मुख्य धारा में हैं, लेकिन हमारे लिए भी वो नुकसान का कारण हो सकते हैं कभी। वो किस प्रकार से हो सकते हैं, मैंने उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो वो हमारी भी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव सरकार की भी जिम्मेदारी है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को मुख्य धारा में कैसे लेके आए। तो उसी का एक प्रयास है स्लम टू स्कूल, कैसे हम स्लम के बच्चों को डेवलप कर पाए और मुख्य धारा में जोड़ पाए। बिल्कुल, काफ़ी यूनिक ये इनिशिएटिव है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये बताया। सर, जैसे आपने कम्युनिटी फील्ड की बात करें, तो एज अ कम्युनिटी हम कैसे काम कर सकते हैं ऐसा सरकार के साथ मिल कर के भी, जैसा कि अद्विका भी इस मुहिम पर जुड़ी हुई है, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि अभी हमने पिछले ही महीने क्लीन अप ड्राइव भी किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक बिल्डिंग हमारे सामने थी यमुना के पार, तो वो हमें दिख नहीं रही थी, और जैसे जैसे धूप आनी चालू हुई तब वो थोड़ा थोड़ा दिख रही थी, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। तो हमें वहाँ पर ना केवल वाटर पोल्यूशन मिला, हमें बहुत सारे कचरा मिले, एयर पोल्यूशन भी हमें मिला देखने को, साथ ही सॉइल पोल्यूशन भी हमें देखने को मिला। मतलब दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ हम एयर पोल्यूशन की ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ें ही हैं, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल भी पोल्यूटेड है। जैसे आपने यूरेनियम को लेकर भी कहा था, तो मैंने सबसे पहले न्यूज़ बिहार में सुनी थी कि ये पहले बिहार में हुआ था ऐसा कि यूरेनियम ऐसा। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि जो एयर वाटर प्यूरीफायर जो होते हैं, तो उनमें भी आजकल पानी पीना सेफ नहीं है। तो क्या ये सच में ऐसा होता है कि ये सब
मतलब कहने वाली बातें हैं या नहीं, कुछ? कहने वाली बातें नहीं है, बहुत एक्सेसिव अगर कंटेमिनेटेड होगा वाटर, सो डेफिनेटली एयर प्योरीफायर भी एक हद तक ही काम करता है ना, वाटर प्योरीफायर भी एक हद तक काम करता है। हर चीज की एक सर्टेन लिमिट है। अब AQI अगर 5000 होगा, जो एयर प्योरीफायर हमने डिजाइन किया 1000 या 800 AQI के लिए, क्या वो काम उतना ही इफेक्टिव करेगा? आपसे पूछता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं करेगा ना। बिल्कुल नहीं। सिमिलरली हमारे साथ होता है। एक तो हमें जिम्मेदार नागरिक बनने की बहुत जरूरत है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत इजली बात करते हैं कि उसने ये नहीं किया या उसका फेलियर है। मतलब हम लोग खुद से, अगर हम खुद के बारे में हम सेल्फ एक्शंस की बात करें, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल या बहुत जिम्मेदार नागरिक नहीं है, मुझे जो लगता है। क्योंकि अभी हम यमुना के पोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, तो यमुना में ज्यादातर जितने भी STPs हैं वो ओवरलोड चल रहे हैं, है ना। और वो जो हम हाउस होल्ड वेस्ट है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं पानी, वो कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। अब एक मान लो एक STP बना है 100 लीटर कैपेसिटी के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, उसको हम 200 लीटर दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना, ट्रीट करने के लिए। क्या वो ट्रीट कर पाएगा? क्योंकि उसकी कैपेसिटी 100 लीटर थी, नहीं कर पाएगा ना। और फिर हम ब्लेम देंगे कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। लेकिन हम लोग इतना एक्सेसिव कंज्यूम और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं चीजों का। अब हम प्लास्टिक पॉलिथीन पोल्यूशन की देखें, वो हम खूब यूज कर रहे हैं। पानी जितना चाहिए, कितना लिमिट में हम पानी यूज करते हैं, लिमिटलेस होके यूज करते हैं। सो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखना है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट उतना ही होना जरूरी है जितना पॉलिसी मेकर्स का होना हो, जितना गवर्नेंस में बैठे लोगों का। अकेला गवर्नेंस में बैठे लोग, मैं साइन करके दे देता हूँ आपको, एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन या फूड क्राइसिस का जो इश्यू है, तीनों में से एक भी इश्यू अकेला गवर्नेंस में बैठे लोग सोल्व नहीं कर सकते। आई कैन साइन इट ऑन ए पेपर। बिल्कुल सर। उसमें कम्युनिटी के लोगों की हिस्सेदारी उतनी ही होगी, पॉलिसी मेकर्स की हिस्सेदारी उतनी ही होगी, और तीनों का एक पेज पे होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ही ये सोल्व होगा, वरना ये ऐसे ही होता रहेगा, न्यूज बनती रहेंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। सॉल्यूशन तब हो सकता है पॉलिसी बना भी दे गवर्नेंस में बैठे लोग, कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंटेशन तो होना कम्युनिटी के थ्रू ही है ना। कम्युनिटी जब तक आगे नहीं आएगी, जितना हम अपने घरों को साफ रखते हैं, उतना हम बाहर की लोकेलिटी को साफ क्यों नहीं रखते? यूरोपियन कंट्रीज क्यों रखते हैं? आप एशियन कंट्रीज की बात करें, सिंगापुर कितना डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, वो कैसे साफ रख पा रहे हैं इतना डेंस पॉपुलेटेड होने के बावजूद? क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी इतना ही नहीं कि डिग्री लेकर नौकरी करना है और पैसा कमाना है, घर रोटी खा के सो जाना है। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे आसपास कितनी साफ सफाई है या नहीं है, हमारे आसपास ग्रीन कवर है नहीं है, हमें पेड़ लगाना है नहीं लगाना है। तो ये हम कहीं ना कहीं हमें देखना कि हमारी वैल्यूज कैसी हैं, प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, आसपास के हमारे लोकेलिटी को लेकर, हमारे आसपास के रीजन्स को लेकर। तो वही है, एयर पोल्यूशन का मुद्दा हो, दिल्ली के एयर पोल्यूशन की हर कोई बात करता है, लेकिन बात ही हो रही है ना। बिल्कुल। प्रॉब्लम ही डिस्कस हो रही है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है और करेंगे? आप मुझे बताओ, 100 में से कितने लोग बोल रहे हैं? 10 ही लोग होंगे, लगभग 10। तो एक वो बात है कि जब तक गरीब आदमी ने ना स्विच किया वाटर प्योरीफायर पे, तब तक एयर प्योरीफायर ने अपनी जगह बना ली, और आने वाले 5-10 साल में मुझे नहीं पता कि आगे और क्या चीज जगह बनाएंगे। बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल। तो आपके घर में है वाटर एयर प्योरीफायर सर? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बचना है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं जो PM 2.5 है, PM 10 है, पार्टिकुलेट मैटर है, जो धूलकण है, डस्ट पार्टिकल है, वो कहीं ना कहीं फिल्टर करने के लिए मुझे नहीं लगता एयर प्योरीफायर रखना कोई उसमें हर्ज होना चाहिए। पर वो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो मेरी समझ है। ऑक्सीजन तो हमें प्लांट्स ही देंगे, और कार्बन को जो एब्जॉर्ब करेंगे वो प्लांट्स ही करेंगे। तो एयर का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। एयर प्योरीफायर एयर प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि एयर प्योरीफायर लगा लिया तो वो हमें ऑक्सीजन देगा। नहीं, वो एग्जिस्टिंग जो ऑक्सीजन है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को केवल प्योरीफाई करने का काम करेगा, जो डस्ट पार्टिकल हैं, बाकी सब चीजें हैं।
तो कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है प्लांट्स का, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हो। कोई है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे भी अभी ध्यान नहीं, लेकिन सर ये भी तो अगर एयर प्यूरिफायर के लिए हम मार्केट में जाएं तो हो सकता है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन अधिकार तो उसका भी है कि स्वच्छ हवा लेने के लिए, तो वो कैसे इसको टैकल कर सकता है? उसको देखिए, टैकल करने के लिए अब आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब हमारे में क्लास लेयर बनी हुई है हमारी सोसाइटी में, लोअर क्लास, देन लोअर मिडिल क्लास, है ना, एंड देन अपर क्लास। सो अफोर्डेबिलिटी की जब बात आती है तो हमारा जो लोअर क्लास है वो अपने आप को बहुत पीछे पाता है, बहुत बेसहाय महसूस करता है। अब एक मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ या डेली वेजर्स हूँ, मैं ठेला लगा के डेली अपना जीवन यापन करता हूँ। अब ग्रेफ 4 लगा हो, कोविड हो, एयर पोल्यूशन हो, कुछ भी हो, मेरा लाइवलीहुड है, मैं ठेला लगा रहा हूँ तो मैं रोटी खा रहा हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूं या घर में रहूं, या मेरा कॉलेज ऑफ हो जाएगा तो मैं घर में रहूंगा। तो मुझे उस जो पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूटेड हवा, उसका एक्सपोजर मुझे होगा ही होगा, क्योंकि मेरा लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है उससे, है ना, उससे मेरा जीवन यापन इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप N95 मास्क का यूज करिए, अवॉइड करिए बाहर का एक्सपोजर लेना। दूसरा, एयर प्योरीफायर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आए गवर्नेंस में, तो जो लोअर क्लास से आते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको मुहैया कराया जाए एयर प्योरीफायर्स वगैरह। जैसे हम कुछ टेक्निकल में आना चाहते हैं सर। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें कि पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन को लेकर के, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ आती है टेम्परेचर इन्वर्जन, जो जियोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि मैं जियोग्राफी बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। तो उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन में एयर पार्टिकल जो होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं नीचे ही। तो वो जैसे यहाँ धुंध ना होते हुए भी वो धुंध जैसा लगता है, तो वो एयर पोल्यूशन ही मेनली होता है। तो उसके लिए क्या सरकार ने निकाला क्लाउड सीडिंग का, जैसे आर्टिफिशियल रेन का, बट वो जब तक बादल नहीं होते हैं उसमें, एयर में जब तक बादल नहीं होते हैं तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो क्या इसके जगह में क्या कुछ और इनिशिएटिव लाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा? ये तो हमारे लिए बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, हम तो इसमें जा भी नहीं सकते। तो उसके जगह में क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है क्लाउड सीडिंग का? क्लाउड सीडिंग अपने आप में बहुत एक टेम्परेरी सा सॉल्यूशन हम सब लोग देख रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो सबने देखा कि वो नहीं हो पाया कामयाब, और जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं इस जगह पे। तो फिर भी ठीक है, बिकॉज बहुत सारा ग्रीन एरिया है और बाकी सब चीजें हैं। बिल्कुल। और ये पिछले 5-10 साल से आप देखोगे तो ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कई सारी इंसिडेंट्स, कई सारी इवेंट्स एक साथ होती हैं। जब हम बात करते हैं, पिछले साल दिवाली पे भी सेम सिनेरियो हुआ था, उससे पिछले साल भी सेम हुआ था। और कहीं ना कहीं जो हवा में मॉइस्चर होता है इस टाइम पे, जब हम विंटर की तरफ स्विच होते हैं, तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में चिप अप हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। जो हमारा अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो भी हवा में ठहर जाते हैं। तो इसलिए जो फॉग हुआ करती थी कुछ साल पहले, अब वो स्मोग होने लगी। पहले बोलते थे कि फॉग होती है ना, दिल्ली में विंटर्स वैकेशंस होती है तो फॉग होती है, लेकिन अब वो फॉग रिप्लेस होगी स्मोग से। तो उसके काफी सारे गवर्नमेंट के प्रयास मैं देखता भी हूँ धरातल पे, जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं, है ना, वाटर गन से। अभी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज भी लेकर आ रही है, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे स्मोक गन वाटर का स्प्रे करेगा, हर टावर पे वो मैंडेटरी होगा ऐसा गन लगाना। अभी हमने एयर पोल्यूशन की बात की, तो ऐसा मानते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल का तो पता नहीं, लेकिन फेफड़ों के लिए तो जरूर नहीं है दिल्ली। तो अगर एयर पोल्यूशन दिल्ली में मेनली अगर हम फोकस करें तो दिवाली के समय से ज़्यादा हल्ला होने लगता है, और एक प्रॉब्लम स्टबल बर्निंग की भी एक प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादातर केंद्र स्टबल बर्निंग के हरियाणा और पंजाब ही आते हैं। तो क्या ये सचमुच ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हरियाणा, और क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिबेट भी होती हैं
कि यूपी से भी आ रहा है, यूपी में भी, एमपी में भी कई ज़्यादा स्टबल बर्निंग हरियाणा और पंजाब से कहीं ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आपने बात करी कि दिल्ली दिलवालों की, तो एक गाना मेरे को याद आता है, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो काले होने से चलेगा, लेकिन दिलवाले होना बहुत जरूरी है। और दिलवाले होने के लिए आपको साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए बिल्कुल सर। और अच्छा खाना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टबल बर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता था, अब नहीं है। कहीं मैं अगर काम की बात करूं, पिछले 2 से 3 साल में बहुत काम हुआ इसके ऊपर हरियाणा और पंजाब में। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो इंसेंटिवाइज कर रही हैं फार्मर्स को और पराली को खेत से लेके आ रही हैं उनके। कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम आ रही थी टाइमिंग की, क्योंकि हमारे यहाँ जब गेहूं की बिजाई होनी होती है, जैसे ही हमारे यहाँ धान की कटाई होती है जिससे पराली प्रोड्यूस होती है, तो उसके बीच में जो टाइम का फ्रेम रहता है वो बहुत कम रहता था। कहीं ना कहीं वो पराली सबसे बड़ी सिरदर्दी होती थी किसानों के लिए कि उसको कैसे निपटाएं हम। तो एज इन शॉर्टकट वो आज से नहीं कितने सालों से वो जलाते आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई इसके ऊपर, तो अभी बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट्स, ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली फार्म से प्रोक्योर करती हैं। और आप अलग अलग डेटा उठा के देखेंगे अभी करंट का, ऑलमोस्ट 70 to 80% कमियां आई हैं पराली जलाने के केसेस में पंजाब और हरियाणा में। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सरकार का भी, लोगों का भी और किसानों का भी। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा किसान भाइयों को पंजाब और हरियाणा के। और आपने बात की स्पेसिफिकली इन रीजन की ही बात होती है जब पराली की बात होती है, क्योंकि दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो ये हरियाणा और यूपी की चारों तरफ से घिरी हुई है। इधर आप देखेंगे फरीदाबाद हरियाणा का रीजन लगता है, गुड़गांव हरियाणा का रीजन लगता है, इधर आपका झज्जर हरियाणा का रीजन लगता है। तो हरियाणा से सराउंडेड है, इधर वेस्टर्न यूपी पड़ जाता है आपका। और वेस्टर्न यूपी के जो पैटर्न है एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट सिमिलर है हरियाणा की तरह, वहां भी धान और गेहूं बहुत उगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब मैं बात करता हूँ स्टबल बर्निंग, अब स्टबल बर्निंग का अहम रोल नहीं है दिल्ली के एयर पोल्यूशन में। पहले होता था, पर अभी हम व्हीकलर एमिशन को नेग्लेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन को नेग्लेक्ट करते हैं, पावर प्लांट से जो एमिशन होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ग्रीन कवर का कम होना जो कि कार्बन एब्जॉर्ब कम कर पाते हैं जिसकी वजह से। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, उनमें से एक स्टबल बर्निंग था, अभी बहुत माइनर रह गया है। मैं उसको बहुत माइनर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल में जो काम हुआ है उसके सॉल्यूशन के ऊपर, तो अब मुझे नहीं लगता कि स्टबल बर्निंग मेजर रोल प्ले कर रहा है या मेजर इश्यू है दिल्ली के एयर पोल्यूशन में। ओके, थैंक यू सर। सर हम एज अ स्टूडेंट रोल की बात करते हैं कि हम स्टूडेंट होते हुए साथ साथ में हम कॉलेज में हैं या कि कॉलेज से पास आउट हुए हैं, यंग की बात करते हैं, यूथ की, तो वो कैसे पर्यावरण में कंट्रीब्यूट कर सकता है एज अ चेंज मेकर या इन्फ्लुएंसर? पर्यावरण में देखो कंट्रीब्यूशन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ऑक्सीजन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो तभी हम यहाँ पे हैं। और अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो शायद एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ह्यूमन का। तो मैं जो मानता हूँ इंसान का एग्जिस्टेंस बिना प्रकृति के हम लोग मान ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और हर इंसान की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए उसके प्रति कि उस प्रकृति को हम कैसे संभाल के रखें ताकि हम लोग संभल के रह पाए। अगर हम लोग तभी रह पाएंगे अगर प्रकृति होगी। तो हर व्यक्ति अगर एक एक पेड़ भी लगाता है, ये 125 करोड़ देशवासी अगर एक एक पेड़ लगाते हैं तो 125 करोड़ पेड़ हो गए। और पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ को आपको नर्चर करना है, उसको आपको बचाना है, प्रॉपर आपको उसका बाउंड्री, वॉल बाउंड्री बनानी है, उसमें प्रॉपर आपको पानी देना है, प्रॉपर आपको उसका रख रखाव और देखभाल करनी है जब तक वो पेड़ ना बन जाए, सेल्फ सस्टेनेबल ना हो जाए 2-3 साल में। वो पेड़ देखो क्या क्या करेगा, वो पेड़
केवल आपको ऑक्सीजन नहीं देगा, उसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, वो कार्बन एब्जॉर्ब भी करेगा। हम इतने मीनिंगफुल हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हम ये सोचते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देता, पेड़ का काम केवल ऑक्सीजन देना है। अब देखो पक्षियों की आवाज आप सुन रहे हो, बिल्कुल अगर पेड़ नहीं होते तो क्या ये होते? बिल्कुल नहीं। और ये पक्षी है तो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन नहीं होता तो क्या हमें खाना मिल पाता? नहीं मिलता। तो कितनी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो Absolutely. पेड़ों का मतलब, जो लोग मूर्ख लोग ये बोलते हैं केवल ऑक्सीजन देना है, तो ये बिल्कुल मिथ है। पेड़ों के और बहुत सारे काम हैं। पेड़ कितने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को होस्ट करता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमें फूड मिलता है, जिसकी वजह से खाना संभव हो पाता है, प्रोड्यूस होना। और उसके अलावा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं बड़ी मात्रा में। हम लोग तो प्रोड्यूसर है ना कार्बन के। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी फंक्शंस हैं एक प्लांट के, और एक प्लांट अगर हर देशवासी लगाएगा, 125 करोड़ देशवासी कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर पाएंगे उन पौधों के माध्यम से, कितने माइग्रेटरी बर्ड्स और इंसेक्ट्स को होस्ट कर पाएंगे, जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा फूड चेन क्रिएट करेंगे। थैंक यू सर। सर जैसे एक चीज़ें आती हैं कि स्टूडेंट जो मैं रोल की ही बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, लाइक स्टार्टअप आइडियाज़ आजकल बहुत चर्चा में है, इन्वायरमेंट स्टार्टअप, वेस्ट टू वेल्थ करके बहुत ये सारी चीज़ें चर्चा में है। तो कैसे एक नॉन टेक्निकल फील्ड का, जैसे कि जो एनआईटी आईआईटी में नहीं है, उसके अलावा कैसे एक स्टूडेंट अगर कोई इन्वायरमेंट के एरिया में जाना चाहता है एज अ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो कैसे आगे बढ़ सकता है? अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आप ऐसी ऐप डेवलप कर सकते हो, ऐप जैसे कि कार्बन जीरो। सो इंडिविजुअल फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके फोन में इंस्टॉल कराओ, और उनका डे टू डे लाइफस्टाइल ट्रैक करो कि वो लोग कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हम उसको न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर इनिशिएटिव। सो वो उसमें एंट्री डालें अपनी, और उसके बेसिस पे जितनी भी फैमिलीज कार्बन न्यूट्रल होती हैं या कार्बन नेगेटिव होती हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए ऐप के थ्रू। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। जैसे कि प्लांटेशन में ही आप, जैसे कि मैंने बताया 125 करोड़ देशवासी हैं, अगर हर परिवार, हमने एक मुहिम शुरू की थी, हर घर एक पेड़ मुहिम। अच्छा। तो आप उसको, उसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ऐसी कुछ एप्स बना सकते हो जिससे आप ट्रैक कर पाओ लाइफ साइकिल ऑफ दैट ट्री, जो प्लांट करेगी वो फैमिली। और जब वो प्लांट बन जाएगा तब आप ट्रैक कर सकते हो कि वो पर डे कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कार्बन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितने माइग्रेटरी बर्ड्स को वो होस्ट कर रहा है, इंसेक्ट्स को होस्ट कर रहा है। तो उससे 3-4 अलग अलग इम्पैक्ट वो बन जाएंगे, वर्टिकल्स बन जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप ऐप के थ्रू वो इम्पैक्ट ट्रैक कर सकते हो। मान लो कि 10 माइग्रेटरी बर्ड को होस्ट कर रहा है वो डेली, इतने इंसेक्ट्स को होस्ट कर रहा है, जिससे इतना % पॉलिनेशन में इंक्रीज होगा, राइट, और इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है पर डे, जो एक इंसान इनहेल करता है, कितने इंसानों के लिए ऑक्सीजन दे पा रहा है वो एक हमारा प्लांट किया हुआ प्लांट, कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर्स हम एप्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई मेजर कर नहीं रहा है कोई, बट हम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके वो एक एक चीजें ट्रैक कर सकते हैं। और जो वो 125 करोड़ देशवासियों पे अगर हो जाएगा, कितना अच्छा होगा कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल होगा, आपको पता होगा कि ये इंसान इतना कार्बन एमिशन कर रहा है, इतना कार्बन एब्जॉर्प्शन के लिए इसने जो प्लांट लगाया उतना कार्बन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका कार्बन न्यूट्रल हुआ या नहीं हुआ, इसका कार्बन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो अच्छी बात, उसको इंसेंटिवाइज किया जाए, अगर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगना चाहिए। तो उसमें एज ए स्टेक होल्डर आप गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करो। कितना अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर, रियली सर। सर अब मैं आपसे चाहूंगा कि एक कोई ऐसी कहानी जो आपकी थ्रू दिस जर्नी आपके कोई ऐसे नजर में आ रही जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, कोई, तो वो क्या हो सकती है, ऐसी कोई स्टोरी? आप ऐसी कहानी, ये बात है ऑलमोस्ट कोविड के जस्ट बाद की बात है, आई थिंक 2020 के एंड की बात है। हम लोगों ने एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव की थी, ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास के दिन थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के साथ मिलके।
तो वहाँ पे ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, एमसी का सारा सामान लेजर वैली पार्क में था। तो दिवाली की वजह से ड्राइवर्स और सब लोगों को जाना था, वो लोग चले गए थे। अच्छा। तो वो अपने आप में बहुत मजेदार किस्सा था कि हमने खुद, एक ही ट्रैक्टर था, जब वहाँ पे वाटर टैंकर था, 2 ट्रॉलीज थी जिनमें प्लांट मूव हुए थे, लॉजिस्टिक हुआ था। तो 3 टन करके मैंने एमसीजी जो गुड़गांव ऑफिस है, ट्रॉली, वाटर टैंकर दोनों ट्रॉली खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके मैंने वहां पे छोड़ी। और आइसर ट्रैक्टर था, बहुत बेसिक ट्रैक्टर होता है, बहुत हैवी या अच्छा ट्रैक्टर नहीं था कि बहुत पावर स्ट्रेनिंग है। तो वो अपने आप में बहुत मजेदार वाक्य था कि ठंड के दिन है, दिवाली के आसपास के दिन है, और मैं 3 राउंड कर रहा हूँ आइसर ट्रैक्टर से। तो वो बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट बहुत मजे का किस्सा था। अगर आप क्लाइमेट स्पेस में या एनवायरमेंट डोमेन में काम करते हो तो आपको मिट्टी से जुड़कर काम करना पड़ेगा। बहुत फैंसी वर्ड्स आ गए हैं आजकल, बट अगर आप मिट्टी से ज्यादा जुड़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट कर पाएंगे। आपको मिट्टी खोदना भी आना चाहिए कस्सी के साथ, आपको मिट्टी को मिलाना भी आना चाहिए फर्टिलाइजर के साथ, और आपको प्लांट प्लेस करना भी आना चाहिए। कहाँ पे कैसे प्लेस करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना पानी डालना है। आजकल ऐसी जनरेशन आ रही है जिनको ये नहीं पता पौधा तो लगाना है कि उसमें कितना पानी डालना है। वो लोग इतना एक्सेसिव वाटरिंग कर देते हैं, बेचारा प्लांट मर ही जाता है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जितना जमीनी जुड़े रहेंगे, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे तो ही आएंगे। यस सर। क्योंकि प्लांट लगाना एक बात है, लेकिन उसको पेड़ बनाना एक अलग बात है। थैंक यू सर। सर कई सारी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट की ही हम बात करें तो, लेकिन एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम जो सामने आती नहीं है, काफ़ी अंडररेटेड रहती है, तो वो कौन सा आपके हिसाब से वो कौन सी प्रॉब्लम है ऐसी? मेरे हिसाब से जो अंडररेटेड रहती थी अभी तक, एयर पोल्यूशन था। यस। जो बहुत अंडररेटेड रहा, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी। अगर ये अंडररेटेड नहीं रहता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो अंडररेटेड होने की वजह से देखो, अगर हम इनिशियल स्टेज में, जब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी थी, तभी अगर हम इसको अंडररेटेड ना करते, हम सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते, तो ये प्रॉब्लम नहीं बनती और ये आज समस्या जो आज इतनी बड़ी खड़ी हो गई है। अब इसका समाधान एक दिन, एक महीने, एक साल में नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना भी कर लो, आपके पास कुछ भी है, एक दिन, एक महीने, एक साल में आप इसे सोल्व करके दिखा दो तो मैं आपको भगवान मानूंगा। तो दूसरा, पानी भी बहुत अंडररेटेड अभी भी है। आज के दिनों में पानी की समस्या को समस्या नहीं माना जा रहा, बट पानी की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। जो मैंने पंजाब हरियाणा का एग्जांपल दिया था यूरेनियम का, तो वो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने। पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये दूसरा अंडररेटेड इश्यू है अभी आज के टाइम का, जो आने वाले टाइम में एयर पोल्यूशन जितना अटेंशन ग्रैब करेगा, जब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोग मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट लोग तब करते हैं जब वो प्रॉब्लम से उनको इम्पैक्ट आना शुरू होता है। अब एयर पोल्यूशन से जब इम्पैक्ट आना शुरू हुआ तब लोगों ने इसको प्रॉब्लम माना, वरना लोगों ने प्रॉब्लम इसको नहीं माना था। हवा क्योंकि विजिबल नहीं है, हमें PM 2.5 PM 10 अभी दिख नहीं रहा। क्या देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो इसलिए क्योंकि ये विजिबल नहीं है तो लोगों ने इसको बहुत अंडररेट किया। बिल्कुल सर। सर, हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ द इंडिया फ्यूचर? इंडिया का फ्यूचर जो अभी मुझे नजर आ रहा है, हमें बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है। इकोनॉमी भी हमारे लिए एक अपना फैक्टर है, बट वो इकोनॉमी हमारी सस्टेनेबल हो। एग्जिस्टिंग हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको कैसे हम सस्टेनेबल बनाएं, उसको कैसे हम एक्सपोर्ट में लेके जाएं, जो हमारी इकोनॉमी में बूस्ट करेगा। जो विकसित भारत है हमारा, उसके अंदर उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि सिर्फ सर्विस सेक्टर पे फोकस करना मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वो कभी भी क्रैश हो सकता है। अब जैसे कोविड में सबने देखा, सब लोग लॉकडाउन लग गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं अपार हैं, और ऐसी घटनाएं होंगी तो सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आप क्या समझते हो कौन से वाला स्टैंड आउट कर जाएगा? एग्रीकल्चर, क्योंकि जमीन उगाना नहीं बंद करेगी, और जमीन उगाना
तब तक नहीं बंद करेगी जब तक हम उसकी सोइल हेल्थ को संभाल के नहीं रखेंगे, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनको संभाल के नहीं रखेंगे। बिल्कुल सर। सर अभी मैंने 1-2 साल पहले न्यूज़ सुनी थी, पंजाब में आपने मेंशन भी किया था हाँ। कि ग्राउंड वाटर जो है उसको लेकर के कि काफ़ी कम हो रहा है और अभी भी काफ़ी दोहन भी हो रहा है, अभी भी प्रॉब्लम लोगों को सब पता है, बट उस पर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पा रहा है इतना जितना होना चाहिए, उसको ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से और क्या चीज़ें ऐसी फास्ट ट्रैक चीज़ें क्या ऐसे कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके? पहला हमें बहुत धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक के ऊपर फार्मर्स को ट्रेन करना चाहिए। दूसरा, जो हम बहुत सारे ऐसे फूड्स उगाने लग गए हैं जो हिस्सा नहीं था इस सब कॉन्टिनेंट का, जिनमें बहुत ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है ना, जैसे धान है, बाकी सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्रिटिश टाइम के बाद शुरू हुई है ना। हमारे यहाँ मिलेट बहुत होता था, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, हमारे यहाँ के फूड थे ये, प्रोटीन इनमें नहीं होता था उतना। बिल्कुल सर। और जब हम ब्रिटिश इरा की बात करें, बहुत हट्टे कट्टे लोग होते थे इंडियंस, पर आज जो हमारा जीन चेंज हो रहा है, हमारे जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मेजर इसमें मैं चेंजेस देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक पे स्विच करना चाहिए, एकदम नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। ऐसी टेक्निक्स हमें जिनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक से कैसे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, मिलेट के ऊपर स्विच करना चाहिए। तीसरा, हमें प्लांटेशन, ऑब्वियसली फूड फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे बागवानी के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन भी आएगी। ऐसे अच्छे कितनी मतलब मुझे हील कर रही है ये बर्ड्स की साउंड, ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स और इंसेक्ट्स को होस्ट भी करेंगे वो प्लांट। और बहुत सारी ऐसी चीजें, अभी पानी भी उसमें प्रिजर्व होगा, है ना। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और एग्रीकल्चर को हमें हमारी नेक्स्ट इकोनॉमी के रूप में उभारना चाहिए। जैसे बिहार का मखाना है, कहीं का अमरूद है, क्यों ना हम एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल सर, ऐसी चीजें करनी चाहिए, जिससे डेफिनेटली मैं एग्रीकल्चर को अपने आप में इकोनॉमी के रूप में देखता हूँ। और बट एग्रीकल्चर वो होनी चाहिए जो हमारी ट्रेडिशनल थी। सर एक न्यूज़ आती रहती है इन्फ्लुएंसर की कि उनके फॉलोवर इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती है कि करते तो वो पर्यावरण की बात है, लेकिन एसी गाड़ी में बैठकर, महंगी गाड़ियों में बैठकर करते हैं। तो आपके हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होना चाहिए, या लोगों को क्या बनना चाहिए, इन्फ्लुएंसर या कि चेंज मेकर? मेरा जो मानना है, जो बदलाव शुरू होता है वो खुद से होता है। अगर कोई एसी गाड़ी में बैठकर आ रहा है या बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है पर्यावरण के ऊपर, अब उसमें दो चीजें हैं, उससे वो हो सकता है कि बहुत सारा इकोनॉमिक चीजें जुड़ी हो, उसकी बहुत पैसा कमा रहा हो कंटेंट से, क्योंकि कंटेंट भी एक अपने आप में इकोनॉमी है। बिल्कुल राइट। अब मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरे पास कार है, पर मैं कार का मैं बात करूं, साल में हो सकता है कि मैं 20 दिन ही यूज करता हूं। मैं यहाँ भी बाई मेट्रो आया हूँ अभी, ठीक है। यस सर। पर कार का जहाँ पे जरूरत है कि बहुत ज्यादा हम रिमोट एरिया में जाते हैं, आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और 4-5 लोग हैं हम, मोस्टली कार में तभी यूज करता हूँ, बहुत रेयर यूज करता हूँ। अदरवाइज मुझे जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वो मेट्रो लगता है, ट्रेन लगता है। इवन मैं एनकरेज नहीं करता कि आप फ्लाइट और बाकी सब चीजें यूज करो, बट काफी बार यूज करनी पड़ जाती हैं। अगर आपको यूरोप जाना है तो अपने आप में वैसी कनेक्टिविटी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा नहीं बना, और होना चाहिए कि जो यहाँ से यूरोप कनेक्टिविटी हो, हम लोग जा पाए, पैदल यात्रा कर पाए, बाइसिकल से जा पाए। तो अपने आप में मेरा ये मानना है कि बदलाव खुद से शुरू होता है, और हमें इन्फ्लुएंसर से ज्यादा चेंज मेकर्स की जरूरत है। क्योंकि बीइंग इन चेंज मेकर मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं केवल यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ, अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो मैं लोगों के साथ नहीं, अपने आप से धोखा दे रहा हूँगा।
बिल्कुल। तो मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अभी भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँगा। यहाँ आया हूँ तो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ, और हो सकता है मैंने अपने हिस्से का कुछ कार्बन एमिशन बचाया। बचा, बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल सर। सर अभी चेंज मेकर की ही बात हम कर रहे हैं। अभी मैं आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ मैंने पढ़ा कि आपको 50 पूरे इंडिया से 50 चेंज मेकर में से एक आपको माना गया। तो आपको उस समय क्या कुछ फीलिंग्स आई, क्या कुछ खुशी हुई आपको? फीलिंग अभी मुझे ये लगता है कि अभी जो चैलेंजेस हैं इंडिया में उस हिसाब से, हुँ, तो मैं अपने आप को एक तिनके भर के बराबर भी नहीं मानता, हुँ, हुँ, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है अभी, हुँ, उसमें मेरे जैसे लाखों लोग होंगे, हुँ, बिल्कुल। लाखों चेंज मेकर होंगे। 125 करोड़ देशवासियों में हुँ, अगर 2 करोड़ 10 करोड़ मेरे जैसे चेंज मेकर नहीं होंगे, हुँ, तब तक बदलाव संभव नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि 50 लोग कर रहे हैं, वो 50 लोग आने वाले 50,000 लोगों को सिखाएं, हुँ, और वो 50,000 लोग आगे आने वाले 50 लाख लोगों को सिखाएं, हुँ, हुँ, और तब जाके बदलाव संभव है। हुँ, तो खुशी ये होता है कि जब आपका काम आप करते हो, कोई रिकॉग्नाइज करता है, हुँ, हुँ, तो उस चीज की खुशी भी होती है। पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मेरा ये सपना है हुँ, कि मैं अपने आप में जितना भी मेरा लाइफ साइकिल है, जितना भी मैं दे पाऊं सोसाइटी को, हुँ, मैं ऐसे हजारों लाखों युवा देके जाऊं हुँ, जो मेरे एब्सेंस में भी काम करते रहें। तो इसके बाद मैं आपसे ही पूछना चाहता था, मेरा लास्ट भी था कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बट आपने वो काफ़ी बातों में बता दिया है। तो अब लास्ट में मैं कुछ रैपिड क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। ऐसे, तो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, है ना? तो पहला मेरा सवाल है, हू इज़ सैंडी खांडा? इट्स प्लांट। इट्स प्लांट है, नाइस। अगर आपको एनवायरनमेंट मिनिस्टर, सेंट्रल का एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो कौन-सा आप एक चेंज है जो आप करना चाहोगे? मैं ऐसी ऐप बना के मैंडेटरी कर दूंगा, हुँ, जिससे मैं कार्बन ट्रैक कर पाऊँ, हुँ, और हर फैमिली के लिए मैंडेटरी एक प्लांट लगाना। ओके। इन्फ्लुएंसर और चेंज मेकर? चेंज मेकर। या क्या जू पार्क जो जानवरों के लिए बनाया जाता है, वो उनके लिए वास्तव में सही है कि, या कि फिर मनोरंजन? नहीं। नहीं सही है, ओके सर। एयर पोल्यूशन दिल्ली का जो अभी यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसके पहले ठीक है एयर पोल्यूशन या अभी ठीक है? एयर पोल्यूशन उसके पहले ठीक था। अभी यस सर। थोड़ा सा मुझे लगता है दिवाली पे जो थोड़ा सा छूट दी गई, उससे यस थोड़ा सर। सा खराब हुई। ओके, थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। अद्विका की पूरी टीम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, और पूरी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद। बहुत ही कीमती समय आपने निकाल कर हमें दिया। बहुत-बहुत थैंक यू सर।